हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम 3.4 टॉपिक जो है हमारे पास, पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे क्योंकि टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फिलिंग द स्पेस, फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। As society grow more complex, measuring become just as important as counting. If a farmer divides a field of wheat among his 3 children, how much does each get? कह रहे जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जा रही है, तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मेजरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया एज़ कंपैरिजन टू काउंटिंग के कंपैरिजन में। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर एक फार्मर है, वो उसका जो वीट का जो फील्ड है, अगर वो उसको 3 बच्चों में डिवाइड करना चाहता है तो हर एक को वो कितना देगा। इफ़ अ रेसिपी कॉल्स फॉर हाफ अ कप ऑफ घी, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट मैथमेटिकली। अगर एक रेसिपी, एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर एक और रेसिपी है, उसमें आपको घी जो है वो आधा कप डालना है, तो आप उसे मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करोगे। तो नंबर्स दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो जो भी नंबर्स एक पूरे होल का पार्ट बताते हैं, जैसे ये पूरा होल है, इसका पार्ट अगर मैं बोलूँ ये एक रोटी है, इसमें से मुझे आधी दे दो, तो इसका हाफ पार्ट बता रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। जस्ट एवरी नेचुरल नंबर हैज़ एन एडिटिव इनवर्स। जैसे हर एक नेचुरल नंबर का आपको पता है एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे अगर प्लस का 3 है तो माइनस का 3, प्लस का 19 है तो माइनस का 19, और अगर माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपको क्या करना होता है, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। वी कैन कंसीव ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो हम पॉजिटिव फ्रैक्शंस का भी एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब अगर -3/4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स 3/4 हो जाएगा। -19/7 है तो उसका 19/7 हो जाएगा। Let us refer to such additive inverse of positive fraction as negative fraction. Note that in negative fraction, the negative sign can also be placed with either the denominator or numerator as follow. तो कह रहा है कि हम सेम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव के का भी एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब कई बार हमारे को ये कन्फ्यूज़न होती है, अगर 1/5 है और माइनस है तो ये किसके साथ है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो, और आप यहाँ डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हो। बात तीनों में एक ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और वो वैल्यू भी वही डिनोट करेगा। तो माइनस आप चाहे आइदर न्यूमरेटर में लगाओ चाहे डिनोमिनेटर में लगाओ, कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है। नाउ व्हेन वी कंबाइन ऑल इंटीजर एंड ऑल फ्रैक्शन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी गेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो कह रहे हैं, अब बात आती है रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जब भी हम सारे फ्रैक्शंस को, सारे इंटीजर्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स को, सारे नेगेटिव नंबर्स को उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है रैशनल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, फॉर क्वोशंट। ठीक है। तो आ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर की आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है कि एक ये वो नंबर होता है, वो सारे नंबर जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसमें p और q क्या होता है, आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कंडीशन ये है कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। नाउ आपसे कह रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन वाई वी नीड q नॉट इक्वल टू 0 इन द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। हमने ये कंडीशन क्यों लगाई है यहाँ पर, क्योंकि अगर q इज इक्वल टू 0 हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने 1/0 लिखा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 0/1 लिखते हो तो वो 0 ही कहलाता है। तो इसलिए न्यूमरेटर में 0 होगा तो चल जाएगा, बट डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। वो कोई नंबर नहीं रहता, आप उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन में लिखा हुआ है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर। नाउ वी मस्ट मेक सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एट दिस स्टेज। यहाँ पर कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट पॉइंट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वही चीज़ है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं आप उन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p और q जो है वो आपके इंटीजर्स होंगे और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल
5 और -10, आप इसको 5 को 5/1 और -10 को -10/1 लिख सकते हो, जिसमें p की वैल्यू 5 हो गई, q की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली p की वैल्यू -10 और q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर इससे आपने क्या समझा कि जो 5 है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और -10 जो है वो इंटीजर है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहे इनकी कोई अलग से कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, ये सिंपली आपको p अपॉन q की फॉर्म में दिखाए जाते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, we have -1/3, -2/3, -6, -3/9, -10/3 एंड सो ऑन 2026/6078। तो जब आप इन सबको सॉल्व करोगे, हर केस में आपका आंसर -1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वलेंट रैशनल नंबर्स हैं। जैसे आपने इक्वलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक किया था 7th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में भी जाना था, तो ये भी सेम वही है, बस यहाँ पर ये इक्वलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। This fact allow us to freely divide any common factor between the numerator and denominator of a given fraction। तो आपने क्या किया है, जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, हर केस में वही किया है। द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल वन। तो जो डिवाइड करके आया तो वो क्या हुआ, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसके इक्विवेलेंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल 12/30 इज इक्विवेलेंट टू 2/5, क्योंकि आप इसे कट कर सकते हो। यहाँ पर कह रहा है 12/30 2/5 के इक्वलेंट है, क्योंकि 6 2 जा और 6 5 जा। 12 और 30 का जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो हेयर वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। तो हमने दोनों को 6 से डिवाइड किया ताकि हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन ईजिली निकल पाए। तो जैसे हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किया है, वैसे ही हमारा इक्वलेंट रैशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज दैट व्हेन वी से दैट p अपॉन q इज रैशनल नंबर और व्हेन वी रिप्रेजेंट p अपॉन q इन नंबर लाइन, वी assume that q is not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1, that is p and q are co-prime numbers। तो कह रहा है जब भी हम अगर ये बात करते हैं कि हम पी अपॉन क्यू जो है वो एक रैशनल नंबर है, या फिर पी अपॉन क्यू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें क्यू 0 नहीं होता और पी और क्यू इंटीजर होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि पी और क्यू का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। हम इन्हें पहले लोएस्ट फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर कोई ऐसा नंबर दे रखा है और बताना है ये रैशनल नंबर है, हाँ ये रैशनल नंबर है, बट इसकी लोएस्ट फॉर्म आप यहाँ पर निकाल दोगे 2/5, देन ये आपका वो रैशनल नंबर है। पी और क्यू की वैल्यू है तो ये भी रैशनल नंबर, बट ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जब पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, तो हम उन्हें कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं या कोप्राइम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो सो ऑन नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइट मैनी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2। कह रहा है अब नंबर लाइन पे तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जिनको मैं 1/2 की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे 2/4 भी 1/2 होता है, 3/9 अगर मैं देखूँ तो ये 1/3 है, 1/2 नहीं है। 3/6 ले लो, ये 1/2 हो जाएगा। 6/12 जो है ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा ना, यहाँ 6 आएगा। क्लियर, 1013/2026 ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वी चूज 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। तो हमने क्या किया, बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया 1/2 को, क्योंकि वो इन सबको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये सारे नंबर 1/2 ही तो हैं जब आप लोएस्ट फॉर्म में निकाल रहे हो तो। क्लियर, उसके बाद कह रहे हैं एज यू विल रिमेंबर फ्रॉम ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7, ब्रह्मगुप्ता ऑल्सो गेव रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपको याद हो तो आप 6th और 7th क्लास में यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल्स करके आए हो, है ना। ही नोटेड दैट दीज रूल्स also apply to both positive and negative fraction which together constitute the rational number। और यही सारे रूल आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स पे, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस पे भी लगते हैं, जो सब मिला के क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर बनाते हैं। क्योंकि अभी हम ऊपर करके आए हैं कि रैशनल नंबर क्या है, उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस सब इंक्लूड है। तो जो ये रूल ब्रह्मगुप्ता का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए था फ्रैक्शन का, वही सेम रूल रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होता है।
नाउ हेयर आर वेरियस लॉ, कुछ लॉ आपको दे रखी है। इक्वलिटी, अगर मुझे दो फ्रैक्शंस को इक्वल प्रूव करना हो, टू रैशनल नंबर्स ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आर सेट टू बी इक्वल, जब आप इन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जब ए डी जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है एक्सरसाइज में, तो हम उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कभी भी दो रैशनल नंबर है, जैसे ये है, इनको इक्वल प्रूफ करना है तो आप इन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 × 2 कर दो, 3 × 6 कर दो, अगर इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल, नहीं आ रहे तो नॉट इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में क्या रूल लगा? वी फर्स्ट एक्सप्रेस द टू रैशनल नंबर एज फ्रैक्शन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी विद द सेम डिनोमिनेटर। मान लो अगर मेरे पास ये दो रैशनल नंबर्स हैं, यहाँ पर सी अपॉन डी है, ठीक है, तो इन्हें ऐड करना है तो आप इनका क्या करो, डिनोमिनेटर सेम कर दो। अच्छा बी रहने दो, उन्होंने ऑलरेडी आपको सेम करके ही बताया, डिनोमिनेटर बी कर दिया। तो अब आप इसको भी ए अपॉन बी और इसे सी अपॉन बी बना दो। जैसे कि यहाँ पर था 4/3 और 6/2 था, तो मैंने इनका दोनों का यहाँ पर क्या किया, 2 से इंटू कर दिया दोनों में, ताकि मेरा जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो ये हो गया 8/6, ये हो गया 18/6। डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, देन उसके बाद ऐड है तो ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर। सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी उन्होंने रूल दिया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई बहुत आसान है रैशनल नंबर के अंदर। लेकिन अगर मैं डिवीजन की बात करूं कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी है, तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और बाद वाला जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बाद वाला जो रैशनल नंबर है वो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब आप इसमें वही मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। तो ये सारे रूल्स आपको यहाँ दे रखे हैं। ऐसी फोर्थ वाला रूल आपको क्या दे रखा है, विद द अर्थमेटिक लॉ डिफाइंड एज अबव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बोथ कॉम्यूनिटेटिव। कह रहे हैं जो ये लॉज ऊपर लिखी गई हैं, इसमें जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो कॉम्यूनिटेटिव है। कॉम्यूनिटेटिव का मतलब क्या है, आप मतलब ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करो, या फिर सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी करो, आगे पीछे लिख सकते हो, बात एक ही है। सिमिलरली ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी करो, या फिर सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी करो, वो भी बात एक ही है। तो ये सिर्फ लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करती है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करती। क्योंकि अगर आप ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी लिख रहे हो, तो उसके बाद आप ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। सेम ऐसे डिवीजन के केस में पलट नहीं सकते, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इन्हें, और ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ये यहाँ पर फॉलो करते हैं। जैसे p मल्टीप्लाई क्यू, p प्लस p मल्टीप्लाई r होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है तो वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई का होगा। ये आप क्लास 7th में भी सीख के आए हो। ठीक है। नाउ रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इफ वन add two rational number or subtract two rational number or multiply two rational number, a rational number is again obtained। कह रहे कि जो रैशनल नंबर है, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो रैशनल नंबर ही आएगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रैशनल नंबर ही आएगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोज होते हैं इसके अंदर। तो रैशनल नंबर आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर डिवीजन प्रोवाइडेड वन डज नॉट डिवाइड बाय जीरो। होते तो ये डिवीजन के केस में भी है कि अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, बट उसमें एक कंडीशन है कि आप उसको जीरो के साथ डिवाइड नहीं करोगे, तभी आएगा। दैट इज द क्वोशंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर एज लॉन्ग एज डज नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। जब तक जीरो से डिवाइड नहीं करोगे तो दो रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो अगेन रैशनल नंबर ही आएगा। क्लियर। देन उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, while adding or subtracting two rational number having different denominator, how will you make the denominators equal। जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो अलग अलग डिनोमिनेटर के होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, तो हम उनका जो कॉमन फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का, ऑफ डिनोमिनेटर।
उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देन हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट नंबर। ठीक है ना, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर। देन उसके बाद कह रहा है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे ये कहती है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, a मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी के इक्वल है, यही बोलती है। तो हम इसको बहुत आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेके आप इसे वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पर मैंने मान लो एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने a की वैल्यू ली 1/2, b की वैल्यू ली मैंने 1/4 और c की वैल्यू ली 2/3। तो आपको दिख रहा है यहाँ दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो पहले मैं यहाँ पर अपनी लेफ्ट साइड ले लूँ, LHS जिसको बोलते हैं, ये वाली है लेफ्ट साइड और ये वाली है राइट साइड। तो a मल्टीप्लाई यहाँ पर है b प्लस का c। ठीक है, तो मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ, a की जगह मैंने a रख दिया, मल्टीप्लाई b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू रख दी। नाउ 1/2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अगेन अपने डिनोमिनेटर सेम करेंगे जो अभी हम अपने फर्स्ट पार्ट में सीख के आए हैं। कैसे करेंगे, इनका जो कॉमन मल्टीपल वो मुझे 12 दिख रहा है, तो वो 3 से हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 4 जा 12 हो जाएगा, सॉरी 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, देन 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 3/12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8/12। तो 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया 8 + 3 11/12 आ गया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करने वाले हो तो आपका आंसर 11/24 आ गया, ये आपकी LHS आई। अब अगर मैं यही सेम चीज़ RHS में लगाऊं राइट हैंड साइड पे, तो वो था a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी था आपके पास। ठीक है, तो a की वैल्यू थी 1/2, b की वैल्यू थी 1/4 प्लस a की वैल्यू थी 1/2 और c की वैल्यू थी 2/3, यही था। अब अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2/3, 2 जा 6 हो गया। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि दोनों की टेबल में मुझको पता है 24 आता है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 6 की टेबल में 4 पे आता है। ठीक है, नाउ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। अगेन दोनों को प्लस करोगे तो 11/24 आ गया। तो LHS आपके पास RHS के इक्वल आ गई, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, यहाँ पर वेरीफाइड हो गई। दोनों ही 11/24 आ रहे हैं। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर हुआ। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टी, आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए अब एक्सरसाइज है 3.3, इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।